हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग सीडीपी का प्रश्न या जो करने वाले हैं, तो इसमें हम लोग सीडीपी का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का हम लोग प्रश्न करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम इस प्रैक्टिस सेट को करते हैं, तो जो कि ऐसे पेपर में एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विकास किससे प्रभावित होता है? तो विकास किससे प्रभावित होता है? विद्यार्थियों के व्यक्तिगत कारकों से, स्कूली माहौल से, सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से। तो इसमें आपको बताना है कि विकास किससे प्रभावित होता है। तो ऑप्शन कौन सा इसमें हमारा सही होगा? तो देखिए, जो विकास है वह विद्यार्थियों के व्यक्तिगत जो कारक होते हैं उससे भी प्रभावित होते हैं, जिससे क्या होते हैं कि जो बच्चे के क्या होता है कि अगर शारीरिक विकार हो जाए, रोग हो जाए, पोषण का स्तर कम हो जाए, तो उससे भी उसका व्यक्तिगत क्या होता है, विकास रुक जाता है। और स्कूली माहौल जो होता है, स्कूली माहौल में भी बच्चे अगर अच्छा माहौल नहीं है स्कूल का, तो उसमें बच्चे का विकास नहीं होगा, ठीक ना। सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से, जो सामाजिक पारिवारिक प्रभाव होते हैं उससे भी विकास होता है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह तीनों सही होगा। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत जो कारक होते हैं उससे भी विकास प्रभावित होता है, और स्कूली माहौल से भी, और सामाजिक पारिवारिक माहौल से भी यह विकास प्रभावित होता है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अभिकथन: अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हो। कारण दिया इसका: बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, विशेषकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो आप लोग जानते हैं कि बाल्यावस्था जो है वह उसकी एज कितनी होती है। तो आप लोग जान लीजिएगा कि बाल्यावस्था की एज होती है 6 से 12 वर्ष। तो इसमें क्या होता है, अभिभावकों और अध्यापकों को इसमें सुनिश्चित किया जाता है कि विद्यार्थियों के जो बाल्यावस्था अनुभव होते हैं उससे क्या होते हैं कि वो अपने संवेदनशील चरण जो होते हैं उससे विशेष संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास करते हैं। तो वह इसमें सही बात कहा गया है, जो कारण है। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत छोटे बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बहुत छोटे बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं उसके क्या इसमें ऑप्शन क्या है? विद्यालय समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है? नहीं, ऐसी बात नहीं। विद्यालय जो है यह प्राथमिक संस्था नहीं है, और परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था, यह बात सही है, बिल्कुल यह बात सही है कि परिवार ही उसकी छोटे बच्चे के जो होता है समाजीकरण की पहली संस्था होती है। और सहपाठी समूह समाजीकरण की प्राथमिक संस्था ये गलत है। मुद्रक संस्था ये भी गलत है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यही सेकेंड ऑप्शन सही होगा। परिवार ही प्राथमिक उसकी संस्था होती है, परिवार ही सामाजिक परिवार होता है। परिवार पहले, सबसे पहला उसका प्राथमिक परिवार होता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आँखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता? तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा बेस्ट होगा? तो इसमें आपको बताना है कि किस अवस्था में रहते हैं बच्चे तो यह समझने लगते हैं। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आपको बताना है। तो आप लोग जानते हैं कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, और उन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई। यह चारों अवस्थाएं हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह संवेदीगामक अवस्था सही होगा, ठीक ना। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि दो कंकड़ों के दो समूह मिलकर 4 कंकड़ का एक समूह बनाते हैं। बच्चे द्वारा किया गया यह अनुभव क्या दर्शाता है? संरक्षण, केंद्रीकरण, आत्म केंद्रीयता और वस्तु स्थायित्व। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा बेस्ट होगा? इसमें आपको बताना है। तो देखिए, जब बच्चे खेलते हैं तो उसमें क्या, 2 कंकड़ को कह रहा है कि दो समूह उसमें है, और दोनों को मिला दिया जा रहा है तो 4 कंकड़ हो जा रहा है। तो इसमें जो उसमें क्या है, बच्चे में वह किस अवस्था में है
तो इसमें वह जानते हैं कि आप मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा है, ठीक है ना। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वह है संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा है, और वह इतना जान गया है कि हम उसको कैसे संरक्षण कर सकते हैं, और वह संरक्षण करना, अपने चीज़ों को रखना, वह कैसे समझना, उसके बारे में वह जान गया कि अपने जो खेल के समूह के बारे में अपना जान गया, उसके बारे में जान गया कि हम कैसे उसको संरक्षण कर सकते हैं। तो वह बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में और संरक्षण करना सीख गया है। अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की आयु में होती है। चलिए आगे चलते हैं। निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क डैश डैश चरण का दर्शाता है। पूर्व परंपरागत, उत्तर परंपरागत और औपचारिक परंपरागत। तो आप लोग जानते रहिएगा कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, ठीक ना। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है जिसमें इन्होंने सिद्धांत को 3 प्राथमिक स्तरों में विभाजित किया था। तो इसमें पहला स्तर है हमारा पूर्व परंपरागत, दूसरा है हमारा परंपरागत, और तीसरा है उत्तर परंपरागत। तो इसमें जो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, इसको आपको बताना है। तो वह शर्मिंदगी से बचने के लिए अपना गृह कार्य कर रही है, तो वह किस अवस्था में है, तो वह परंपरागत अवस्था में है, ठीक ना। और परंपरागत अवस्था की जो एज होती है वह कितनी होती है, 10 से 13 वर्ष की होती है, ठीक ना। 10 से यह 13 वर्ष की एज होती है परंपरागत अवस्था में, और उत्तर परंपरागत अवस्था में जो एज होती है वह 13 से 16 वर्ष की होती है। अब पूर्व परंपरागत अवस्था में अगर पूछ दे तो इसमें एज होती है 4 से 10 वर्ष की। तो यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह कहा गया है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह सेकेंड ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः डैश डैश विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। जैविक परिपक्वता, संवेगात्मक, आरोपण प्रतिरूप, नैतिक और सांस्कृतिक उपकरण, संज्ञानात्मक, पुरस्कार और दंड, व्यवहारात्मक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा अच्छा होगा। तो लेव वाइगोस्की का सिद्धांत जो दिया गया है वह आप जानते हैं कि लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो इन्होंने क्या कहा था, सांस्कृतिक उपकरण और यह संज्ञानात्मक। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह इस पे बल देता है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यही ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। संकेत और इशारा देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए। पाठ स्क्वायर फोल्डिंग की बात कर रहा है, पाठ स्क्वायर फोल्डिंग कहलाता है। विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप की प्रणाली अपनानी चाहिए, ये भी ऑप्शन हमारा गलत होगा। विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए, ये भी गलत है। तो बच्चों को हमेशा नकारात्मक पुनर्बलन नहीं देना चाहिए। इसमें जो हमारा बेस्ट ऑप्शन से होगा तो वह इसमें फर्स्ट ऑप्शन से होगा, संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए। इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन से है। एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में किसे प्रधानता देती है यह आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा बेस्ट होगा। तो देखिए, अध्यापिका द्वारा चयनित पढ़ाने के तरीके को, पाठ्यक्रम को पूरा करने को, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्रों को, विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा होगा। एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है। तो देखिए, जो विद्यार्थियों के मत और अनुभव होते हैं उनके विचार से, विद्यार्थियों के विचार से और उनके एक्सपीरियंस जो अनुभव होते हैं उसके अनुसार हमारा जो प्रधानता देनी चाहिए प्रगतिशील शिक्षा में, तो यह ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा होगा। तो यह ऑप्शन फोर्थ इसमें सही है। चलिए आगे चलते हैं।
हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो हार्वर्ड गार्डनर के आपको पता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, तो इसको आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। बुद्धि संकल्पना के अनुसार कौन सा कथन सही है। बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति के भविष्य में सफल होने की संभावना का सबसे सटीक अनुमान। बुद्धि वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होती। विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। बुद्धि का सामूहिक परीक्षण विद्यार्थियों के बुद्धि स्तर मापने का सर्वोच्चतम माध्यम है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि बुद्धि जो है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था बहुबुद्धि सिद्धांत। तो इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि बताई थी। किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा दिख रहा है, तो विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। यह बात सही है कि जो विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है उसके विभिन्न स्तर होते हैं। यह सही बात है। यही बात कहे थे हमारे हार्वर्ड गार्डनर साहब। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षीय वातावरण संज्ञान को सुशासित करता है। तो अनुसार कक्षीय वातावरण संज्ञान को सुशासित करता है। इसमें आपको बताना है मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण, भय युक्त और धमकी भरा, अगमय और बहिष्कारी, उपदेशात्मक और पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो देखिए, कोई भी पाठ्य पुस्तक केंद्रित हमेशा जो शिक्षा दी जाती है वह नहीं होनी चाहिए। और अगमय और बहिष्कारी ये भी नहीं होनी चाहिए। भय युक्त और धमकी भरा ये भी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। हमेशा बच्चों को धमकाया जाए हमेशा, और सिर्फ किताब का ज्ञान दिया जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण हो, जिसके मतलब उसका वातावरण होना चाहिए वहाँ पे कि उसके अनुसार वहाँ पे सामग्रियाँ मौजूद हो मौके पर स्कूल में, जिससे बच्चों को अच्छी वातावरण के साथ उन्हें सिखाया जा सके। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। जेंडर क्या है आपको बताना है। सामाजिक संरचना द्वारा निर्मित होता है, पूरी तरह वंशागत कारकों द्वारा निर्धारित होता है, अनुवंशिकी लक्षणों द्वारा पूर्व निर्धारित होता है और एक जन्मजात प्रवृत्ति है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो जेंडर आप लोग जानते हैं कि एक क्या है, सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह सामाजिक संरचना द्वारा आधारित होता है। इसमें एक रूढ़िवादी और समाज द्वारा निर्मित प्रचलित पूर्वाग्रहों पर आधारित होता है। इसमें आप लोग इसको याद रखिएगा, यह क्या होता है, रूढ़िवादी और समाज द्वारा निर्मित पूर्वाग्रहों पर आधारित होता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा यह फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13। जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने न होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है। तो काम करने की योग्यता क्या कहलाती है। समावेशन, लाक्षणिक प्रकार्यता, प्रतिवर्ती सोच, संरक्षण। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए, इसमें जो लाक्षणिक प्रकार्यता है की अवस्था होती है, वह जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो विकास का सिद्धांत दिए हैं उसमें कौन सी अवस्था से वो होती है। तो पूर्व संक्रियात्मक। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह यही सेकेंड ऑप्शन से होगा, यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से होगा। ठीक ना, यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें यही पूछा था, हमारा ऑप्शन सेकेंड सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावी होता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन किस लिए प्रभावी होता है, इसको आपको बताना है। विद्यार्थियों में असफलता का निरंतर भय पैदा करने में, विद्यार्थियों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करने में, विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में, ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके। तो यही बात सही है कि विद्यार्थियों की जो अधिगम होता है उसकी प्रगति को समझने में और उन्हें सहायता प्रदान की जा सके, यही ऑप्शन हमारा सही होगा। उनका मूल्यांकन इसीलिए किया जा सकता है कि उनकी कमियों को जाना जा सके। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें हम लोग 15 प्रश्न आज करेंगे। निम्न में से कौन सा अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार का प्रारूप लक्षण है, ADHD। तो इसमें कौन सा है। लंबी अवधि के लिए केंद्रित रहना, धीमा
क्रियाशीलता स्तर और आवेगशीलता कार्य व्यवस्था के उच्च स्तर। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा यह आपको बताना है। तो इसमें आप लोग बताइए। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन हमारा दिख रहा है यह आवेगशीलता। आवेगशीलता इसमें क्या होता है कि बच्चा क्या होता है, आवेग में आकर क्या करता है, वह अपनी जो अतिक्रियाशीलता जो उसके विकार हो जाते हैं, उसके मनोवैज्ञानिक अवस्था होती है, उसमें क्या होता है कि आवेग से मतलब बच्चा किसी व्यक्ति या निष्कर्ष का मतलब विचार नहीं कर पाता है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यही, इसीलिए यह ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। इसमें क्या कहा, अतिक्रियाशीलता विकार, तो यही आवेगशीलता ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक। तो दोस्तों यह आज के लिए इतने प्रश्न थे। आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।